और बाहर निकला। और फिर जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला कि तभी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन उसका मुझे कोई असर ही नहीं हुआ। पर मेरे हाथ पैर अब और भी पतले और कमज़ोर महसूस हो रहे थे, जैसे कोई मेरी ताकत चूस रहा हो। तभी सड़क के किनारे खड़े होकर मैंने आसपास देखा तो चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज़ ज़रूर गूंज रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध। सागर ने अपनी टॉर्च जलाई और बोला, शायद तुझे थकान हो गई है, चल थोड़ा टहल लेते हैं। लेकिन जैसे हमने कुछ कदम बढ़ाए कि तभी मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। तभी मैंने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय अंधेरा और जंगल की छाया के। तभी सागर की टॉर्च की रोशनी में मुझे कुछ दिखा। सड़क से कुछ दूरी पर जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मील का पत्थर था, जिस पर लिखा हुआ था कालाखंड 3 किलोमीटर। ये पढ़ते ही मैंने सागर से बोला, ये कालाखंड क्या है, कभी सुना है? सागर ने कंधे उचकाए और बोला, पता नहीं यार, शायद कोई पुराना गांव होगा, लेकिन इस जगह का नाम तो बड़ा ही अजीब है। तभी हम आपस में बातें करते हुए वापस से गाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन अब मेरी हालत और भी खराब हो रही थी। मेरे हाथ अब इतने कमज़ोर हो गए थे कि मैं स्टीयरिंग को मुश्किल से पकड़ पा रहा था। तभी सागर ने बोला, रवि तू गाड़ी मत चला, मैं ड्राइव करता हूँ। तभी उसने ड्राइवर सीट संभाली और हम फिर से हाईवे पर चल पड़े। लेकिन कुछ ही मिनट बाद गाड़ी अचानक से रुक गई। गाड़ी का इंजन बंद हो गया था। सागर ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर गाड़ी दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी सागर ने झुंझलाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है यार? दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ बोल पाता कि तभी उससे पहले ही मुझे एक ठंडी सिरहन सी महसूस हुई। मेरे सामने सड़क के बीचों बीच एक धुंधली सी आकृति खड़ी हो गई। वो एक औरत की आकृति थी, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जो चमक रही थी मुझे घूर रही थी। तभी मैंने सागर का हाथ पकड़ा और डर से कांपते बोला, भाई भाई वो देख सामने। सागर ने मेरी नज़र की दिशा में देखा, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ गईं और बोला, क्या वहाँ तो कुछ भी नहीं है यार? मैंने फिर से उस आकृति की ओर देखा, लेकिन अब सच में वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। तभी मैंने हकलाते हुए बोला, यार मुझे कुछ दिखा था वहाँ पर। तभी सागर ने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में भी अब डर साफ सुनाई दे रहा था। गाड़ी के इंजन ने फिर से आवाज़ दी और वो चालू हो गया। सागर ने राहत की सांस ली और बोला, चल जल्दी से निकलते हैं यार यहाँ से। लेकिन मेरी हालत अब और भी ख़राब हो रही थी। मेरे पैर अब इतने कमज़ोर हो गए थे कि मैं उन्हें हिला भी नहीं पा रहा था। तभी मैंने सागर से बोला, यार मुझे लगता है कोई मेरी ताकत चूस रहा है। पर सागर ने मेरी बात को मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अब हम एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। सड़क के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड था, जिस पर लिखा था, कालाखंड आपका स्वागत है। गांव में प्रवेश करते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उस गांव की गलियां संकरी और सुनसान थी। कुछ घरों की खिड़कियों से मध्यम रोशनी आ रही थी, लेकिन कोई इंसान नहीं नजर आ रहा था। सागर ने गाड़ी एक छोटे से चौक पर रोकी, जहां पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। पेड़ की टहनियों से लटकते हुए कुछ कपड़े और धागे दिख रहे थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र की रस्म हुई हो। तभी मैंने सागर से बोला, यार ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन सागर ने बोला, रवि तुझे शायद कोई डॉक्टर चाहिए, चल किसी से मदद मांगते हैं। तभी हम एक घर के पास गए, जिसके दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लटक रहा था। सागर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, कौन है वहाँ पर? ये सुनते ही हम दोनों चौंक गए, और जब पीछे मुड़कर देखा तो वो एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफ़ेद और उलझे हुए थे, हमें एकटक देख रही थी। उसकी आंखें गहरी और काफ़ी डरावनी थी। तभी मैंने हकलाते हुए कहा, वो हम रास्ते में फंस गए हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी उस बूढ़ी औरत ने मेरी ओर देखा और बोली, ओ तो तुम उस हाईवे से आए हो, रात को सड़क पर नहीं जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। तभी सागर ने पूछा, क्यों, वहाँ क्या है? तभी उस बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, वो सड़क श्रापित है, वहाँ एक आत्मा भटकती है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तभी उस बूढ़ी औरत ने हमें घर के अंदर बुलाया, और जैसे हम उस घर में घुसे तो उसका घर पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन अंदर की दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह और मंत्र लिखे हुए थे। उसने हमें बैठने को बोला और एक पुरानी किताब निकाली
अब ये कहानी कई साल पुरानी है। तभी उसने शुरू किया और हमें बताया कि कालाखंड के जंगल में एक औरत रहती थी जिसका नाम था नेहा। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन लोग उसे डैन कहते थे। तभी उसने आगे बताया कि नेहा एक हकीम थी जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाया और एक रात उसे जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले नेहा ने गांव को श्राप दिया कि उसकी आत्मा हर उस इंसान को सताएगी जो रात में उस हाईवे से गुजरेगा। वो अपनी ताकत उनसे चूसती है, जैसे कि तुम्हारे साथ हो रहा है। दोस्तों, इस सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डरते हुए पूछा, तो इसका कोई उपाय तो है ना? तभी उस बूढ़ी औरत ने बोला, हाँ, लेकिन आसान नहीं है। तुम्हें नेहा की आत्मा को शांत करना होगा। उसके लिए तुम्हें जंगल में उसकी कब्र तक जाना होगा और एक खास पूजा करनी होगी। तभी सागर ने कहा, देखो ये सब बकवास है, हम किसी भूत के पीछे जंगल में नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने उसकी बात काट दी और बोला, सागर देख मेरी हालत, मुझे लगता है ये सच हो सकता है। तभी उस बूढ़ी औरत ने एक पुराना नक्शा दिया जिसमें नेहा की कब्र का स्थान चिन्हित था। उसने हमें कुछ मंत्र और एक छोटा सा ताबीज भी दिया और बोला, इसे अपने पास रखना और सावधान रहना, क्योंकि नेहा की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। तभी हमने फैसला किया कि हम जंगल में जाएंगे। मेरी हालत अब इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं मुश्किल से चल पा रहा था। तभी सागर ने मुझे सहारा दिया और हम जंगल की ओर बढ़े। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल में हवा की सनसनाहट और जानवरों की आवाज़ें हमें डरा रही थी। टॉर्च की रोशनी में हमें रास्ता दिख रहा था, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। फिर कुछ देर के बाद हम एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर वही चिन्ह थे जो उस बूढ़ी औरत के घर में थे। मंदिर के पास एक कब्र भी थी जिस पर नेहा का नाम उकेरा हुआ था। तभी मैंने सागर से कहा, यार यही वो जगह है। तभी हमने उस बूढ़ी औरत के बताए हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया कि हवा बहुत ही तेज हो गई। पेड़ों की टहनियाँ जोर से हिलने लगी और एक ठंडी सिरहन मेरे शरीर में दौड़ गई। तभी अचानक ही वही धुंधली आकृति फिर से मेरे सामने प्रकट हो गई और इस बार उसका चेहरा मुझे साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। और फिर तभी एक आवाज़ गूंजी कि तुम मेरी कब्र तक क्यों आए। ये सुनते ही मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन सागर ने ताबीज को ऊंचा उठाया और मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी नेहा की आत्मा बुरी तरह से चीखने लगी और मेरे शरीर में फिर से वही सनसनी दौड़ने लगी, जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो रही हो। तभी नेहा की आत्मा अब और भी गुस्से में आ गई। उसने सागर की ओर हाथ बढ़ाया और सागर को जमीन पर पटक दिया। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, हम तुम्हें शांत करने के लिए आए हैं। लेकिन उसने मेरी ओर देखा और बोली, शांत? मेरे साथ जो हुआ उसके बाद शांति नहीं मिलती। दोस्तों, उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों ही थे। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, देखिए, हमें मालूम है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका बदला हमसे क्यों? तभी नेहा की आत्मा रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका और उसने कहा कि मुझे शांति चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचानी होगी। तभी मैंने और सागर ने वादा किया कि हम नेहा की कहानी गांव वालों तक जरूर पहुंचाएंगे और उसके नाम को बदनाम करने वालों से माफ़ी मंगवाएंगे। नेहा की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी और मेरे शरीर में ताकत वापस आने लगी। फिर आखिरी बार उसने बोला, मुझे मुक्त करो, और फिर वो गायब हो गई। सुबह होने तक हम गांव वापस पहुंचे। हमने गांव वालों को नेहा की कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि कैसे एक निर्दोष औरत को डैन कहकर मार दिया गया। गांव वालों ने शर्मिंदगी महसूस की और नेहा की कब्र पर एक स्मारक बनाने का फैसला किया। फिर उसके बाद से मेरी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन उस रात को मैं कभी नहीं भूला। ढाका का हाईवे अब भी पूरी तरह से सुनसान है, लेकिन अब वहाँ पर नेहा की आत्मा नहीं भटकती है। उसकी कहानी अब एक सबक बन चुकी है कि अंधविश्वास और डर कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।